बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। सुबह 10 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 3 बजे सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उनकी होनी है। वहीं शाम 5 बजे सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। 6:30 बजे सोम्यलॉक विश्व सेवा निकेतन पहुंचेंगे। बच्चों के साथ समय बिताएंगे अखिलेश यादव। 18 मार्च को सपा की कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी खबर, कोलकाता के 3 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, कोलकाता एयरपोर्ट। वहीं दोपहर 3 बजे सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उनकी होने वाली है और वहीं शाम 5 बजे सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने का कार्यक्रम उनका तय है। 6:30 बजे सोम्यलोक विश्व सेवा निकेतन पहुंचेंगे अखिलेश यादव। कोलकाता के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं और ये दौरा उनका बेहद अहम माना जा रहा है। बीते दिन लालू यादव से दिल्ली पहुंच करके मुलाकात की है और अब कोलकाता का उनका दौरा, सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात वहां करने वाले हैं। कार्यकारिणी की बैठक वहां होने जा रही है। शाम 5 बजे सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात होनी है अखिलेश यादव की। सुबह 10 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक। तो कोलकाता के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में शुरू होने जा रही है। यहां सपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता जुटेंगे क्योंकि इस बैठक में 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या इस बैठक के जरिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत विकल्प बना पाएगी। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना के 3 दशक के बाद भी समाजवादी पार्टी खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिला पाई है। अखिलेश देंगे सपा को धार, देश में होगा पार्टी का विस्तार। कोलकाता की पिच पर साइकिल का रिहर्सल टेस्ट। कोलकाता का JW मैरियट होटल इस वक्त समाजवादी पार्टी के लाल रंग से रंगा है क्योंकि होटल में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिस पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक की निगाहें टिकी हैं क्योंकि इस बैठक में अखिलेश यादव ने सपा के 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया है, जहां ये प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने राज्य का रिपोर्ट कार्ड देंगे। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के आने की तैयारियां इस समय पुरजोर की जा रही हैं। मैं इस समय हूं मौलाली में स्टेट यूथ सेंटर यानी कि मौलाली युवा केंद्र में, जहां पर इस बार वो पहली बार बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस हॉल में करीब 400 लोगों की कैपेसिटी है और यहां पर कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है पूरे बंगाल से। करीब 20,000 रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, जिसमें करीब 500 के आसपास एक्टिव हैं, यानी कि जो लगातार पार्टी संबंधित कार्यों से जुड़े रहते हैं और काम करते रहते हैं। ऐसे में मंच पर करीब 15 से 20 कुर्सियां रखी जाएंगी, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या इस बैठक के जरिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत विकल्प बना पाएगी। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना के 3 दशक के बाद भी समाजवादी पार्टी खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब तक नहीं दिला पाई है। हमारी जो चिंता है वो ये है, हमें राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनना है। मायावती जी की पार्टी BSP जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अभी केजरीवाल साहब की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो हम राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन सकते। 4 स्टेट में 6% वोट चाहिए हमें। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका, एक बार मध्य प्रदेश में हमारे साथ विधायक हो गए थे। उत्तर प्रदेश की सीमा से इलाका टीकमगढ़, गढ़, भिंड, मुरैना। महाराष्ट्र में एक बार हमारे 4 लोग MLA हो गए थे। हमारा अभी गुजरात में एक जीत के आदमी विधायक हो गया। मतलब इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब अखिलेश को खोजना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का ही नहीं, सवाल इस बात का है कि आखिर सपा की हर रणनीति फेल क्यों हो जाती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लेकर बसपा और तमाम क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर चुकी और अब कोलकाता में अखिलेश की एक मुलाकात ममता बनर्जी से होनी है, जिसको थर्ड फ्रंट के मोर्चेबंदी के तौर पर देखा जा रहा। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर वो अखिलेश यादव इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में लोगों को एकजुट करने का,
और इसी बात का संदेश देने के लिए वो जगह जगह जा भी रहे। लेकिन मैं इतना जरूर बनाता हूँ, अखिलेश यादव कितना भी प्रयास करने, देश की जनता मोदी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी पर विश्वास करती है। इस प्रदेश की जनता अनुमान लगा सकती है कि जो समाजवादी पार्टी जिसका अस्तित्व केवल उत्तर प्रदेश में हो, वो वेस्ट बंगाल में जाके अपनी कार्य समिति या कार्यकारिणी करती है, तो मतलब साफ है कि उनको लग रहा है कि यूपी में उनकी दाल गली नहीं है और बंगाल में तो कुछ होने वाला है ही नहीं। मेरे ख्याल से हताशा भरा ये एक परिणाम हो सकता है। उनको आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश सहित देश में अब मोदी योगी के सामने किसी का भी टिक पाना संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में 18 और 19 मार्च को होनी है, उसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जिस पार्टी का जनाधार वेस्ट बंगाल में है ही नहीं, वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आखिर वहां क्यों कर रही है। अखिलेश यादव 17 मार्च को ही कोलकाता पहुंच जाएंगे, जहां उनकी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जो तीसरे मोर्चे को लेकर सुगबुगाहट है, उसे लेकर अखिलेश यादव ममता बनर्जी से बात भी कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि बंगाल की धरती से अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में कौन सी नई हवा भरेंगे और क्या 24 की पिच पर सपा की लाल लकीर खींच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा के साथ बैठक। भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा को संगठन के नामों की सूची सौंपी। केंद्रीय आलाकमान के मुहर के बाद ये सूची अब जारी कर दी जाएगी। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं निकाय चुनाव और एमएलसी के नामों को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा के साथ मुलाकात और इस दौरान जेपी नड्डा को संगठन के नामों की सूची सौंपी गई है भूपेंद्र चौधरी की तरफ से। केंद्रीय आलाकमान के मुहर के बाद ये सूची जारी होगी। उमेश पाल शूटआउट के बाद खौफ में है माफिया अतीक अहमद। यूपी में आने से डर रहा है अतीक अहमद। अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद। अतीक के वकील ने कोर्ट में सुरक्षा को लेकर के याचिका लगाई है। यूपी में आने से अतीक अहमद को अब डर लग रहा है। अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर अब सता रहा है। उमेश पाल शूटआउट के बाद अतीक अहमद खौफ में है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद और सुरक्षा को लेकर वकील ने गुहार लगाई है। खबर प्रयागराज से मिल रही है। उमेश पाल शूटआउट मामले में फरार शूटरों की तलाश जारी है। आज भी शूटरों की तलाश में जांच एजेंसियां की छापेमारी जारी रहेगी। अतीक के 2 नाबालिग बेटों की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट में पुलिस आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। अतीक के भाई अशरफ की बरेली में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। अशरफ ने बरेली जेल से बाहर जाने पर वीडियोग्राफी की मांग की, तो अतीक के 2 नाबालिग बेटों की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में पुलिस आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। तो उमेश पाल शूटआउट केस में जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही है। शूटरों की तलाश जारी है। प्रयागराज हत्याकांड के 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शूटर का कोई पता नहीं। वहीं अब इस हत्या का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गोली लगने से जख्मी उमेश पाल एक शूटर से जूझते हुए नजर आ रहा है। शूटर कहां फरार हैं, किस पाताल लोक में गुनहगार हैं। हत्या के 20 दिन बाद सामने आया नया वीडियो। 32 सेकंड का शूटआउट एक्शन। जिस उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे देश में दहशत पैदा कर दी थी, उस हत्याकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। 32 सेकंड का यह वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है। इस वीडियो में गोली लगने से जख्मी उमेश पाल एक शूटर से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उमेश पाल गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। गली के मुहाने पर ही एक शूटर उसे पकड़कर सिर में गोली मारने की कोशिश करता नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये शूटर माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है, जो वीडियो में उमेश पाल को गोली दागता नजर आ रहा है।
इस बीच गोलियों की आवाज सुनकर उमेश पाल के पुराने घर से एक लड़की बाहर निकलकर उन्हें बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन शूटर्स को देखते ही वो डर कर वापस लौट जाती है। इस सीसीटीवी में वारदात में मारे गए गनर राघवेंद्र का भी वीडियो है, जो गोली लगने से उमेश पाल की मदद के लिए भागता नजर आ रहा है, लेकिन तभी गुड्डू मुस्लिम गनर राघवेंद्र पर बम फेंक देता है। बम इतना शक्तिशाली होता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगता है। इसी बम से गनर राघवेंद्र बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। दरअसल 24 फरवरी को शाम करीब 5 बजे उमेश पाल की गाड़ी कचहरी से निकलकर जीटी रोड होते हुए ठीक इसी जगह पर आई थी और एक हमलावर जिसका नाम गुलाम बताया जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक शॉप आप देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक शॉप में छिपा रहता है, वो वहां से निकलकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। तो गोलियां लगने के बाद उमेश पाल ठीक इसी जगह पर गिर जाते हैं, उनका गनर भी इसी जगह गिर जाता है और उसके बाद उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए अपने घर पर भागते हैं। ये गली है जो उमेश पाल के घर की तरफ जाती है, यहाँ से घर तक की दूरी तकरीबन 30 से 35 मीटर की है और ठीक ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर उमेश पाल गोलियां लगने के बाद जैसे ही पहुंचते हैं, पीछे से एक शूटर आता है। उस शूटर को पहचान बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के तौर पर की जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि ठीक इस जगह जब उमेश पाल पहुंचते हैं तो वहां पर असद अहमद पहुंचता है, वो सिर में सटा करके गोली मारने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 2 आरोपी एनकाउंटर में मार गिराए हैं, लेकिन 5 शूटर अभी भी फरार हैं। इसमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जबकि नेपाल से लेकर भूटान तक छापेमारी की जा रही है। हर शूटर को गिरफ्तार करने के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें काम कर रही हैं। 3 टीमों को कॉल, डिटेल और सर्विलांस में लगाया गया है, जबकि 4 टीमें पूछताछ और तलाशी के दौरान मिलने वाली अहम जानकारियों की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी है। एसटीएफ के प्रदेश के टॉप इंस्पेक्टर्स को टीम में लगाया गया है। यही नहीं, अतीक गैंग की फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए ईडी के जॉइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह ने भी प्रयागराज में डेरा डाल रखा है। लेकिन इसके बाद भी शूटर किस पाताल लोक में छिपे हैं, यह हत्याकांड के 20 दिन बाद भी नहीं पता चल पाया। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में पेशी होगी। फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में सुनवाई होगी। आज इरफान सोलंकी पर कोर्ट आरोप तय करेगा। इरफान सोलंकी पर जमीन पर कब्जा और आगजनी का आरोप है। कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर लाया जाएगा इरफान सोलंकी। तो आज सुनवाई होने वाली है। कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए जाएंगे। और खबर रामपुर से आ रही है। कोर्ट की अवमानना करने के मामले में आजम खान पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने आजम खान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी समय दिया है। छाजलेट थाने में आजम खान और अब्दुल्ला पर केस दर्ज हुआ था। समन जारी होने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हुए दोनों ही। पेशी पर न आने पर दोनों के खिलाफ 2020 में केस दर्ज हुआ था। वाराणसी से खबर मिल रही है। 24 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का काशी दौरा प्रस्तावित है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं सभी अधिकारी। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। काशी में चल रही परियोजनाओं की हकीकत भी जानेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम नरेंद्र मोदी का काशी दौरा और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद पहुंच रहे हैं वाराणसी। पीएम मोदी 24 मार्च को 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रही हैं। इस दौरान पीएम मोदी काशी की जनता को 1450 करोड़ की परियोजनाओं से सौगात देंगे, जिसमें सबसे अहम सौगात देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा। इस रोपवे के निर्माण में 555 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं रोपवे पहले चरण में कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गोदोलिया चौराहे को जोड़ेगा। इस दौरान कुल 5 स्टेशन से होकर रोपवे गुजरेगा। रोपवे कार में 11 लोगों के बैठने की सुविधा रहेगी। पहले चरण के लिए 31 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वहीं रोपवे मिलने से काशीवासी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी में प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें लगभग 25 योजनाओं के 1450 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात वाराणसी को मिलने जा रही है। इसमें करीब 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग 20 अपने संख्या में हैं, उनका तो लोकार्पण किया जाएगा। इसी के साथ 5-6 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा, जो भविष्य में 1-2 साल में बनके तैयार होंगे। जो हमारा शिलान्यास किए जाने वाला प्रोजेक्ट है, उनमें शहर की मोबिलिटी के लिए रोपवे का प्रोजेक्ट है,
जो काफ़ी समय से वाराणसी की जनता को जिसका इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर प्रधानमंत्री काशी की जनता को 1450 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें सबसे अहम सौगात जो प्रधानमंत्री के हाथों दी जानी है उसमें अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, जो देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, उसकी सौगात प्रधानमंत्री के हाथों दी जानी है, जो 550 करोड़ रुपए की योजना से बनाई जानी है। सबसे पहला जो पड़ाव होगा रोपवे का वो कैंट स्टेशन होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं कैंट स्टेशन के प्रांगण में और यहाँ से रोपवे का पहला स्टेशन शुरू होगा जो कि गोदौलिया चौराहे तक जाएगा। टोटल 5 स्टेशन बनाए जाने हैं। जो दूरी है वो दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर की बताई जा रही है। श्रद्धालुओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब श्रद्धालु दूर दराज से वाराणसी आते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जाम की समस्या झेलनी पड़ती है, लेकिन रोपवे के बनने के बाद उन श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि जो सफ़र है वो सफ़र आसान होगा, जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और जो दूरी है 4.5 किलोमीटर की वो लगभग 15 से 16 मिनट में पूरी की जाएगी। कैमरामैन विशेष के साथ अमीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर बड़ा निर्णय लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ऐलान किया, बिजली व्यवस्था बाधित करने वालों पर एस्मा लगेगा। हड़ताली विद्युत कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है ऊर्जा मंत्री की तरफ से। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। सभी जिलों के डीएम और एसपी को इसके लिए अलर्ट भेज दिया गया है। हड़ताल पर गए संविदा कर्मी बर्खास्त होंगे, ये कहा गया कि शर्मा की तरफ से। तो बिजली कर्मचारी की तरफ से हड़ताल किया जा रहा है, लेकिन ए.के. शर्मा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर बिजली बाधित होती है, लोगों को समस्याएं हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो हड़ताल का मार्ग न अपनावें, सरकार के साथ सहयोग करें। हमारा पूरा मन है उनके कल्याण का, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं इस विभाग के मुखिया के रूप में उनसे निवेदन करता हूं कि वो काम पर बने रहें, काम पर वापस आवें। उनकी जो पहले जो मांगें हमारे समक्ष आई थीं, दिसंबर में जो बातचीत हुई थी, उनमें से कई प्रमुख मुद्दों को, महत्वपूर्ण मुद्दों को हल किया जा चुका है। जैसे हमारे विद्युत निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिछले 3-4 साल से रुका हुआ बोनस को 1 साल का बोनस, वर्तमान वर्ष का बोनस हमने दिलवाया। खबर फतेहपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति मामूली जख्मी भी हुए हैं। इस दौरान कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर थे केंद्रीय मंत्री और उनका ड्राइवर जख्मी हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई है। कार क्षतिग्रस्त यहां पर हो गई है। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके बाद जख्मी भी वो हुए हैं। मामूली चोटें भी उन्हें आई है। बताया जा रहा है कि उनका ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।